बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। आपको ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ये बहुत सी जिंदगियों में इनकलाब लाने वाली मेरे साथ जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं तबीबा मासूमा ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताओ मैं क्या बिल्कुल हाल है? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हाथ लगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। प्लीज अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी, ऐसा है कि जर्नी स्टार्ट हुई मेरी 1997 जब मैंने हेमोपैथी अपना कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई डिड माय एक्यूपंक्चर, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर किया। फिर वक्त गुजरता गया, साथ साथ क्लिनिक चलता रहा। और क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी हर्ब्स हैं, बट वो लोकल हर्ब्स, यहाँ पे वैसी हर्ब्स का इस्तेमाल मौसम के हिसाब से, सीज़न और रीजन के हिसाब से चेंज हो गया। तो फिर हमने आयुर्वेदा के से पहले मैंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के बाद FTJ किया, फाजिल तिब व जराहत। जब हिकमत कर ली तो थोड़ा और एक्सप्लोर करने को दिल किया। वक्त गुजरता रहा, क्लिनिक चलता रहा। फिर मैंने किया आयुर्वेदा एंड आई एम द पायनियर ऑफ पंचकर्मा ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान, जो कि अब मैं लास्ट 10 ईयर्स से कर रही हूँ। एंड बस इसी तरह तो आप लोगों की जिंदगी में ये इनकलाब और दर्द से निजात ये कैसे आपने स्टार्ट अगर मैं बात करूँ तो ये शायद हमारी फैमिली में जो ट्रेवल कर रहा था ना अल्टरनेटिव मेडिसिन, उसने ऐसा किया। माय दादा वाज अ होम्योपैथ, डॉक्टर सैयद तकी हसन, एंड ही वाज अ वेरी रिनाउंड होम्योपैथ। और मेरे जो मामू थे वो एक्यूपंक्चरिस्ट थे, डॉक्टर अब्बास इकबाल। वो मेरे मेंटोर रहे हमेशा और उनको मैं लुक फॉरवर्ड करती थी दोनों को देखते। और एक्यूपंक्चर जब स्टार्ट किया तो जिस ज़माने में इस फील्ड में आए, थोड़ा बहुत तो लोगों को पता था बिकॉज ऑफ माय मामू। बहुत सारे पेशेंट्स हमें जानते थे, लेकिन इतनी अवेयरनेस तब भी नहीं थी जो कि अब भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत लोग नहीं जानते थे। फिर उसमें अवेयरनेस जैसे जैसे लोगों को आती गई, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो आपको पता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ने सुपर्ब काम किया कोविड के दौरान, लोगों की हेल्थ बेहतर करने के लिए, इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए। तो वो जो रिवाइवल ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कह सकते हैं ना, वो था 2020 से ऑनवर्ड। उससे पहले जिस तरह आप भी जानते हो, मुझे लोग पल्स रीडर के तौर पे जानते हैं। आइडिया हो जाता है। नब्ज शनासी एक पुराना तरीक़ेकार है, और क्योंकि मेरी तीनों डिग्रीज के अंदर नब्ज शनासी था, तो बस वो अल्लाह ने शफा डाली हाथ में, और ये भी उसी का करम है। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकती इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी पर्सनल लाइफ, तो आपने आपकी फैमिली की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल प्रॉपर। आपका फैमिली बिल्कुल ऐसा ही ऑलरेडी था। माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। मैंने कई इंटरव्यूज में कहा मेरा बिल्कुल दिल नहीं था मैंने डॉक्टर बनना है। मुझे होता है ना कि आपको कभी ना दिल करता हो, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कह लें कि अब्बा ने धक्का दिया इस साइड पे। फिर वक्त के साथ साथ जब आप लोगों, ये पता है फील्ड इतनी खूबसूरत फील्ड है, दुआएं इतनी मिलती हैं, लोग जिस तरह आके दुआ देते हैं, जिस तरह उनकी तकलीफ कम होती है, अगर वो आराम से सो जाएं तो वो जो सुकून है ना, वो मैं आपको समझा नहीं सकती। और माशाल्लाह आपकी अपनी नेचर, इतनी शफीक तबीयत, आपको देख के वैसे ही दर्द जो है ना वो कम हो जाता है। पता नहीं, अभी सारे मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही था। मैं जब आपके पास आई थी, मेरी कैसी कंडीशन थी, ऐसा ही तो चक्कर आ रहे थे, सर्वाइकल देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं चाहती हूँ डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बात की जाए, जिसके लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या वर्टाइगो हो गया, इस चक्कर के लिए लोग पता नहीं कितने चक्कर काटते हैं। ठीक है, और ये नहीं पता, आप खुद इस चीज की गवाह हैं। भी नहीं करते। ऐसा ही आप सिर्फ कॉलर पहन लो, कुछ सर्टेन मेडिकेशन ले लो, लेकिन फिर भी वो चक्कर खत्म नहीं हो रहे। जबकि एक्यूपंक्चर में आप खुद जानते हो, शायद पहली सिटिंग में आपको फर्क पड़ने लग गया था, और अगली 2 से 3 सिटिंग में वो वैनिश हो गया। और एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ये क्या चीज है। बिल्कुल इसमें एक मैजिक ही है। अल्लाह ने बॉडी को बहुत खूबसूरत बनाया। मेरे लिए ना बॉडी 2 तरह से है। एक आपकी फिजिकल बॉडी है जहाँ एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, कागज पे आएगा आप बीमार हो, कागज पे नहीं आएगा तो दिमाग खराब। ये है कन्वेंशनल साइड ऑफ थॉट कि ये आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो गई है। मेरी फील कहती है नो,
पेशेंट इज ऑलवेज राइट। अगर उसकी फिजिकल बॉडी पे कहीं कोई एविडेंस नहीं मिल रहा तो फिर उसकी ऑरा, ची या एनर्जी की बॉडी उधर ही से तंग कर रही है। वो कंप्लेन कर रहा है उसके मैदे में दर्द है, तो फिर उसके मैदे में ही दर्द है, चाहे वो कागज पे नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो अब वो दर्द हम कैसे ठीक करते हैं? हम चैनल्स पे ठीक करते हैं। तो स्टमक चैनल है, उन चैनल्स पे, उन पॉइंट्स पे मेरिडियंस है, पाथवेज है ना हमारी पूरी पाथवे जिसपे एनर्जी सारा दिन 24 घंटे ट्रेवल करती है। उन पाथवेज के ऊपर मुख्तलिफ एनर्जी बॉम्ब्स हैं जिसको हम पॉइंट्स बोलते हैं। उसमें से 180 साकिन और 180 मुतहर्रिक वो पॉइंट्स हैं। हमने उनको प्रिक करना है। उसका काम सुई का सिर्फ इतना है जो ठहरे हुए पानी में कंकर का होता है। आपकी अपनी बॉडी में परवरदिगार ने मुख्तलिफ एनर्जी पॉइंट्स रखे हैं फॉर हीलिंग, जिसको हम हील करते हैं। आपके एंडोर्फिन रिलीज होता है, उस जगह पे आपके डिफेंस सिस्टम ऑन होता है, आपकी इम्यूनिटी रेजिंग पॉइंट्स है, आपकी एनर्जी नॉर्मल होती है। बिल्कुल। एनर्जी बैलेंसिंग को सिर्फ वो जान सकता है जिसका कभी एक दफा बैलेंस हो, जिसको आप अब समझ रहे हो। मैंने आपकी सिर्फ एनर्जी को बैलेंस किया था और चक्कर ठीक हो गया। उसमें क्या होता है? एनर्जी कुछ ज्यादा आ जाती है जो वो उसमें एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। कुछ चैनल्स में बढ़ जाती है, कुछ चैनल्स में कम हो जाती है। तो वो उनको बैलेंस करने का नाम एक्यूपंक्चर है। आपके जो चक्रास होते हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। अगर वो बैलेंस नहीं है, उसमें से एनर्जी नहीं गुजर सकती, बिल्कुल आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह जिस तरह यहाँ चक्रास की बात करें, हम मेरिडियंस की बात करते हैं। अल्लाह ने इस एनर्जी को इतनी पावर दी है, अगर ये आपके अंदर से निकल जाए तो आप डेड हो। ऐसा ही है। सही है। चाहे अब आपके पास दिल है, जिगर है, फेफड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ये एनर्जी नहीं है तो यू आर डेड। बिल्कुल सही। तो ये एनर्जी अंदर रह के जब डिसबैलेंस होती है तो वो स्टेट ऑफ डिजीज बनाती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। और एक्यूपंक्चर के अंदर तो पेन रिलीफ का वैसे ही बहुत अच्छा बेहतरीन इलाज है पेन के लिए। शैटिक पेन होगी, हेडेक्स हो गई, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, गर्दन की दर्द जिसको आप बोलते हो, इन दर्दों के लिए बेहतरीन इलाज है। लेकिन इसके साथ साथ एक्यूपंक्चर एस्थमा में भी 100% क्योर देता है। अच्छा, मुझे ये बताएं किस किस, जैसे आप बता रही हैं, किस किस बीमारी में हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एस्थमा में खासतौर पे आपने मेरे पास क्लिनिक तब जब आप आते हैं तो देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि निडल्स लगवाते हैं। माएँ परेशान हो रही हैं, बच्चों को सीजनल एलर्जीज हो रही है, एक एक महीने में 2-2 दफा एंटीबायोटिक देनी पड़ रही है। उनको सिर्फ एनर्जी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। मेरी फील्ड में ना treatment protocol is find the deficiency, take out the excess and let the body heal. डायरेक्टली डिजीज को ट्रीट नहीं किया जाता। हम ढूंढते हैं कमी क्या है, ज्यादती क्या है। उन कमी और ज्यादती को बैलेंस करने से आप स्टेट ऑफ क्योर में जाते हो। अब एक एस्थमेटिक पेशेंट है, उसमें ज्यादती एक्सेस ड्राइनेस की अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें ज्यादती एलर्जेंट्स की है, तो उनको निकालने का तरीका हिजामा with acupuncture and herbal treatments है, वो किया जाता है। इस्लामिक है, सुन्नत में है कि आप हिजामा कर सकते हैं। तो हिजामा के भी आप सारे सेशंस लेती हैं? जी जी बिल्कुल। हिजामा, क्योंकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी हमारा एक पार्ट हिजामा है, एक मॉक्सिबेशन है, एक एक्यूपंक्चर जो सुइयों का इलाज है, और एक हर्ब्स है। सो उसमें भी आ गया। जबकि आपके तिब्बे नबवी में चले जाओ, FTJ फाजिल तिब जराहत जब आप करते हो, यूनानी तिब जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हमारा एक सेक्शन जो है वो कपिंग या पिचना का भी है। उसके बारे में मुझे कुछ बताएं कि वो किस किस बीमारी में और कैसे कैसे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपके चैनल के तवसत से लोगों से कहूंगी कि हिजामा सेंटर्स आजकल अब गली गली मोहल्ले बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज, जिस तरह हर कोई जिसको अरबी आती है, जिसको उर्दू आती है, जिसको थोड़ी सी हदीस पता है, लेकिन वो मुफ्ती नहीं बन सकता, ठीक है। इसी तरह हर मुफ्ती हिजामा नहीं कर सकता क्योंकि उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती। ये सुन्नत डेफिनेटली है और इसमें ही फायदा है, लेकिन उसको जब आप गलत तरीके से करते हो दैट इज रॉन्ग। अब एक दफा मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा जी मैं कप्स लगवाए, और लगाने वाले ने 3 दफा सक्शन दी, यानी एक दफा कप खून भर के निकाला, दूसरी दफा निकाला, और तीसरी दफा जब सफेद खून आ गया तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने प्लाज्मा तक उसको डीप सक्शन कट्स दे दिए। दैट इज रॉन्ग थेरेपी। ये सोचना कि हिजामा भर भर के खून निकालने का नाम है, नहीं। हिजामा सिर्फ टॉक्सिन्स निकालने का नाम है, और इसका प्रॉपर तरीका ये है, दैट शुड बी अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच, नॉट कट। अगर कट लग गया तो मकसद ऑफ हिजामा फौत हो गया। आपने स्क्रैच लगाया तो कैपिलरीज में से
ब्लड आपके निकलना डेड सेल्स और cells. फ्री रेडिकल्स बाहर आएंगे। लेकिन आप डीप कट लगाओगे तो कैपिलरी कट जाएगी, अब नॉर्मल सेल्स भी बाहर आ जाएंगे, तो मकसद हिजामे का खत्म हो जाता है। सो व्यूअर्स से भी मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जब भी हिजामा कराएं किसी तबीब से कराएं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ फाजिल तिब व जराहत को लीगली अलाउड है हिजामा करना, बाकी किसी को भी नहीं। बाकी लीगली किसी फिजियोथेरेपिस्ट को भी अलाउड नहीं, ठीक है। लेकिन अब हर कोई हर चीज कर रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। लोगों को अब अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किस जगह जाना है। एक्चुअली लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं ऐसे। अब जैसे मैं आपके पास आई, काफी अरसे से मेरा प्लान था कि आपसे टाइम मिले, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी बिजी होती हैं कि आपके पास बहुत चाह रही थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए भी, और माजरत ख्वाह भी हूँ कि आपको इतनी देर से मैं टाइम को बस इशू रहता रहा। बिल्कुल अच्छा हो गया कि मैंने भी एक चीज ट्राई की, एक्सपीरियंस किया, तो मुझे भी अंदाजा हुआ कि वाकई आपके हाथों में माशाल्लाह जादू है। बस अल्लाह का करम है। अल्लाह, वो कहते हैं ना, आप नुस्खा तो लिख सकते हो, शफा नहीं दे सकते। बिल्कुल, शफा सिर्फ उसने देनी है। मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां प्लीज, आपने बड़ी इज्जत रखी है, हाथों में शफा रखिएगा, क्योंकि वो चाहे तो शफा हो सकती है, वो ना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप किस एज ग्रुप के पेशेंट्स से स्टार्ट होती हैं? बच्चों से भी? और बच्चे न्यू बॉर्न से लेके ओल्ड एज तक ऑलमोस्ट हर बीमारी के लोग आते हैं, जिसमें मैंने इनफर्टिलिटी के अंदर ज़्यादा मेरा काम रहा। आपने मेरे इंस्टा पेजेस को ज्वाइन करें तो वहाँ पे बेबी सेक्शंस भी है, इनकलाब बेबीज का एक सेक्शन है। तो अल्लाह ने बहुत करम किया, किसी को 22 साल, किसी को 14 साल, किसी को 9 साल के बाद साहिब औलाद किया। तो वो मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं नब्ज शनासी करती हूँ, आपका मौसम जांचती हूँ। अंदर का वो जो रूह की बात करी ना मैं, वाइटल फोर्स, उसका एक मौसम है। जैसे वो एक एनर्जी है, पर एनर्जी का मौसम है, और हर शख्स की एनर्जी के मौसम डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बनते हैं। आपको देख के आइडिया हो जाता है कि इस बंदे के अंदर का मौसम क्या है। बिल्कुल, उस मौसम के अगेंस्ट हम कहते हैं अच्छा अब आपका ये ऑर्गन कमजोर ऑर्गन है, उसको हमने बैलेंस कैसे करना है। सो लोग ये समटाइम्स ये समझते हैं, पता नहीं, इट्स ए प्रॉपर साइंस। आपको पता है, कई लोग आके मुझे कहेंगे अच्छा फिर आपके पास क्या है, मैं कहती कुछ नहीं है, इट्स ए प्रॉपर रिदम। से देख के बता देती हूं नब्ज के तकरीबन 60 रिदम्स है, उससे अबव भी है। हम पहली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये भी पता लग जाता है बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, जेंडर का आइडिया। क्यों? अल्लाह ने अंदर का सिस्टम ही ऐसा बना। देखो ये नहीं हो सकता था, अल्लाह इतनी कंप्लीट मशीन बनाता जिसको आज तक हम कंप्लीट समझ नहीं सके। रोज एक नई साइंस बताती है कि फलां चीज में एक और चीज नजर आ गई है, तो वो उसके लिए कहता है 21वीं सदी अल्ट्रासाउंड की मशीन में पता लगेगा कि गॉल स्टोन्स हैं कि नहीं है, MRI मशीन में पता लगेगा कि कोई कंप्रेशन है कि नहीं है, कोई नर्व एंडिंग दबी है या खराब है। उसने टूल्स लगा के भेजे इस कंप्लीट मशीन के, हमने पढ़ने छोड़ दिए। पहले हुक्मा पढ़ते ही वाले होने चाहिए ना। बिल्कुल, आपके फेशियल लाइंस, आपके कान, अगर आप कान देखो तो कान की शक्ल ऐसे जैसे माँ के पेट में बच्चा। अच्छा। हमारी फील्ड में इसको ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में सिर्फ एक कान से ही पूरी ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है। पर्सनैलिटी को भी जज किया जा सकता है, सारी ट्रीटमेंट भी इधर ही है। देखो सर, कमर और टांगे, इसी तरह इनर ऑर्गन, तो ये आपका बेस्ट डिटेक्टर है। मैं नब्ज देखूंगी, अब तो खैर नहीं करती, पहले शुरू में ऑब्वियसली आप सिर्फ नब्ज पढ़ते हो किताबों में, महसूस जब करने लगते हो तो तजर्बे के साथ साथ वो आता है। तो शुरू में किस तरह होता था, नब्ज पढ़ी और उसके बाद हमने सोचा कि ओह अच्छा इसका स्टमक वीक एरिया है, तो फिर हम उसको पैल्पिटेट करते थे कि क्या मैं ठीक जगह पहुंची हूँ। अल्लाह मियां ने टेली सिस्टम भी रखा हुआ है कि आप नब्ज पढ़ो और कान से टेली कर लो, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो। अब ये है कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से भी कहूँगी, मैं और चैनल के भी कहती हूँ कि अब मैं जा नहीं रही थी, बल्कि इनफैक्ट मैंने शुरू कर दिया है अक्टूबर ऑनवर्ड्स 3 मंथ्स के। मैं फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं, नर्सेज हैं, अगर वो इस साइड पे आना चाहती हैं तो वो मुझसे रब्ता करें, हम प्रॉपर क्लासेस देंगे ताकि आपका डायग्नोसिस अच्छा हो जाए। उस डायग्नोसिस से एक तो मेरे लिए सदका जारिया होगा, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो आई वांट कि जो काम कर रहे हैं, इफ दे वांट टू लर्न दे कैन कांटेक्ट अस, या फॉर श्योर। और अल्लाह ताला ने फरमाया सब कुछ आपके अंदर है, पूरी कायनात आपके अंदर है, बेशक, तो हमें उस चीज को जानने की जरूरत है। बिल्कुल, इमाम अली का एक कॉल है कि अगर तुम अपनी अंदर की दुनिया को पढ़ने लगो तो बाहर की दुनिया से गाफिल हो जाओ। हम अंदर तो पढ़ते ही नहीं, हम अंदर का पढ़ना कहते हैं अच्छा जी वो सूफीज्म वाला अंदर का पढ़ना, बिल्कुल वो भी है, लेकिन उसके अलावा भी
अपने आपके आप को अंदर समझना। आप जो खा पी रहे हो, एक बिल्ली को तो पता है उसने पेट खराब होने और गार्डन में जाके एक स्पेसिफिक हर्ब खानी है। अल्लाह ने उस बिल्ली को अगर ये ताकत दी है तो आपको भी दी थी। हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने रिलाई करना। अब इस चीज का आम मिसाल में देती हूँ। पहले जमाने में वो टेलीफोन्स होते थे, आपकी दिमाग आपकी डिक्शनरी था, हर एक का नंबर जुबानी याद होता था, क्योंकि हम रिलाय नहीं कर रहे थे। अब आपको अपने सगे अम्मियाँ का भी शायद नंबर ना पता हो, बच्चों का भी ना पता हो, भाइयों का नंबर ना पता हो, क्योंकि आपने बस सिर्फ करना है। हमने अपने आप को जितना सोहल कर लिया उतने ही हम अंदर की दुनिया से गाफिल हो गए। हम अपनी लाइफ से किस तरह आपकी ब्रीदिंग और बिल्कुल ये सब कुछ अगर सीखना चाहिए। आपको पता है इंडिया में काफी काम हो रहा है इंडिया में। देखिए हमारे आपके इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप चले जाए ना, चाइना, उनका हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, श्रीलंका उनका हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा, जापानीज, ईरान उनका हेल्थ सिस्टम, मैं अपने करीबियों से शुरू कर देते हैं। इंडिया उनका हेल्थ सिस्टम अच्छा है। कभी आपने ये गौर किया कि उनका हेल्थ सिस्टम क्यों अच्छा है? क्योंकि ये चारों कंट्रीज अपने हर्ब्स के साथ जुड़ी हुई। श्रीलंका में आयुर्वेद हो रहा है, इंडिया में आयुर्वेद हो रहा है, ईरान में तिब्बे अहले बैत या तिब्बे नबवी के नाम से है। ईरान आप चले जाओ ना तो हर दुकान पे आपको कोई ना कोई नुस्खे पाउडर बने हुए मिलेंगे, आपको हर्ब्स मिलेंगी, हर दुकानदार को हर्ब का पता है। और मैं हैरान थी, मैं अभी ईद पे ईरान गई हुई थी और मैं ना उसको एक्सप्लोर करी थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजुअली तो मैं ट्रिप्स लेके जाती हूँ, तो इस दफा मैं अकेली गई। मैंने कहा कि मैं हर दुकान हर्ब्स वाली पे लोगों का रश था और मेडिकल स्टोर शाज़ो नादिर कहीं कहीं थे। यहाँ पे हर लाइन में 100 मेडिकल स्टोर्स हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपने अपने बुजुर्गों के इल्म को नाकिस समझा। अगर माँ कह रही है कि न्यू बॉर्न को पानी पिलाओ तो वो कहते नहीं, डॉक्टर कह रहा पानी नहीं पिलाना तो वो नहीं पिलाना। तो जो आपकी दादी नानी का था ना, वो इस रीजन का इल्म था, उसको फॉलो करें तो बीमारियां नहीं होंगी। अब नई थ्योरी आ गई है पिछले 20 साल से कि बच्चों को, न्यू बॉर्न्स को पानी नहीं पिलाना। वेद, यूनानी थे, ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको टोटली डिनाई करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूबॉर्न को पानी ना पिलाया जाए। अब बच्चों में क्या गया, शहद कहते हैं, शहद भी ना दें, जो कि देखिए सुन्नत रसूल को हम ना कैसे कर सकते हैं? अगर वो नुकसान देता है तो अल्लाह मियां पानी को हयात ना बनाता, शहद में शफा न रखता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर हम लोकली चलने शुरू हो जाएं, अपने बुजुर्गों की मानने लग जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और बुजुर्ग क्या थे, अदरक का कहवा पी लो, इसको ये कर लो। अब हम कहेंगे नहीं, फौरन ओमेप्राजोल की गोली खा लो। अब के बुजुर्ग भी जरा मॉडर्न हो गए, उनको ओमेगा और राइजिक के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दैट इज अ रॉन्ग थेरेपी। आप अपने बुजुर्गों से पूछें, वही घर में करने शुरू हो जाए तो किसी चीज की कमी नहीं। ईमान अपने खाने से आप अपना इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ना, इलाज बिल ग़िज़ा तो ये यूनानी तिब्बे नबवी ये सब में है। इलाज बिल ग़िज़ा इसलिए ज़रूरी है कि 70% आपकी खुराक, आपके लिए परहेज वो इम्पोर्टेंट होता है। 30% किसी भी तबीब, डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो सिर्फ 30% काम कर सकता है। 70% आपकी खुराक ने करना है, और उस खुराक में से 50% पानी ने करना है, 20% खुराक ने करना है। हम इस चीज के ऊपर मानते नहीं, जबकि कुल्लिया शफा आपको एक हदीस में मिल जाती है, इलाज से बेहतर परहेज। अब इसके अंदर क्या बोला उन्होंने कि मौलिज के पास तकरीबन ना ही जाओ, अगर इसको हम अपनी तरह से डिफाइन करें कि परहेज करें और परहेज करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ वो क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ चीजें की तरफ हम चले गए कि हम कहते हैं हमें परहेज ना ही करना पड़े, बर्गर पिज्जा भी खाएं और मैदे में दर्द भी ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आजकल औरतों में काफी इश्यूज हैं, जैसे कि आपके सामने हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके अलावा भी काफी ज्यादा इश्यूज हैं, स्ट्रेस का काफी ज्यादा इशू है। बिल्कुल, तो वो आप मुझे बताएं, वो आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, उसको हम एक्यूपंक्चर से, हर्बल ट्रीटमेंट से, और एक हमारा ट्रीटमेंट है श्रुधारा एंड अभ्यंगा। पंचकर्मा में से 2 ट्रीटमेंट्स हैं। श्रुधारा 1 लीटर ऑयल मेडिकेटेड से 1 घंटा सर धोया जाता है, जो कि हेडेक्स को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इवन के साइनसाइटिस को ट्रीट करने के काम आता है। अभ्यंगा 4 हैंडेड बॉडी मसाज है, फॉर लेडीज यहाँ पे किया जाता है, फॉर जेंट्स नहीं है अवेलेबल। इसके अंदर आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। एनर्जी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अगेन
खुराक बदलती हूँ मैं। आप जो खा रहे हैं इस वजह से बीमार होंगे। हर्बल ट्रीटमेंट्स होती हैं, 30 to 40 डेज का परहेज होता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं, जिसमें पीसीओज है, एंडोमेट्रोसिस है। आप ये चीज़ें कहोगे होती क्यों है? एंडोमेट्रोसिस अगर हो गया है और बार बार पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है और एक्सेसिव ब्लीडिंग है, आपको हमेशा याद रखें कि एक्सेस खुश्की की वजह से। आपके चैनल के तवसत से एक टिप देते जाते हैं, ना भी आ सके तो 40 दिन इसको फॉलो कर लें। सुबह उठें, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मुंह में रखें, उसकी माउथ पुलिंग करें, मुंह में रखें, स्विश करें अच्छी तरह से, 1 मिनट से 5 मिनट रख के उसको थूक दीजिए। उसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन को दिल नहीं चाहता या गले को तंग करता है तो लाइम ले लीजिए, बड़ा लीमू जो खट्टा नहीं होता, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो 1 टीस्पून छिलका इसबगोल का डाल के उसको पी लीजिए। दिन का आगाज ही नीम गर्म पानी से करें। उसके बाद आपने जो ब्रश करना है कर लीजिए। खाने पीने में 10 दिन के लिए अगर कोई भी मरीज है तो वो रोटी और बोटी को छोड़ दे। 10 दिन नरम ग़िज़ा, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, वेजिटेबल, सिर्फ ये 4 सब्जी, टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम, इसके साथ फल में सेब, अमरूद, नाशपाती, गर्मा, खरबूजा और तरबूज, और पानी के 14 ग्लास रोजाना। अनाज के तौर पे किनवा ले ली, दलिया ले लीजिए, जौ का, बन, रस, ब्रेड जो नरम मुंह में जो घुल जाए, इवन के चावल खिचड़ी की फॉर्म में जो घुले हुए चावल होते हैं भप्पा वाले, वो खाएं। 14 ग्लास पानी पिए और रात सोने से पहले नाक और नाक में देसी घी डाल लें। 10 दिन इस परहेज के साथ खाने के, और उसके अलावा जब 10 बाकी 20 दिन होंगे उसके अंदर वो खुराक इस्तेमाल करें जो बादी नहीं है। यानी बादी अशिया, बादी चीजें कैसे हैं? आलू, गोभी, भिंडी, अरवी, माश की दाल, चने की दाल, बड़ा गोश्त और मछली। इससे परहेज करके बाकी सब कुछ खाएं। पानी 14 ग्लास रोजाना पिए। माउथ पुलिंग सुबह और रात को नाक और नाक में तेल डालने लगे। मैं देखती हूँ आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। दिस इज फॉर लेडीज और या ओवरऑल ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कर सकते हैं, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। ये करें और आप ही के चैनल पे फीडबैक देंगे कैसी तबीयत रही। जरूर इंशाल्लाह। इसके अलावा और ये जो आजकल वेट गेन और बच्चे इवन आजकल आपको पता है आई साइट के इश्यूज आ रहे हैं, वेट रिडक्शन के लिए आपको पता है, आपने खुद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा है, यहाँ पे 40 kg 30 kg लोग वेट कम करते हैं, एंड दैट इज विद माय हर्बल मेडिसिन जो कि मेरी क्लिनिक से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके साथ मैं डाइट प्लान देती हूँ। 7 kg पर मंथ, अल्लाह के फजल से, दावा करके तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके फजल से 7 किलो पर मंथ रिडक्शन हर सूरत में होती है अगर फॉलो करें तो, अच्छा सा फॉलो करें तो। और आई साइट आजकल आपको पता है मोबाइल बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आई साइट के लिए यहाँ पे नैन वास्ती की जाती है। मैंने आपको शुरू में बताया था मैं पाइनियर हूँ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स की पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप ही कर रही हैं, इसके अलावा और मैंने कहीं भी नहीं सुना कि ये सब कुछ ये डिफरेंट जो आप नाम माशाल्लाह बता रही हैं। इसमें नैन वास्ती होती है, आटे की डो बना के आंखों को देसी घी से धोया जाता है। फिर नैन वास्ती के साथ कटी वास्ती, कमर दर्द के लिए जानु वास्ती, हम घुटनों की वास्ती करते हैं। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें शुधारा का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो नैन वास्ती इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आई क्लिनजिंग। सो टाइम निकाल के अपने आंखों को जरूर सूदिंग इफेक्ट देना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या आपकी ट्रीटमेंट्स हैं? मेरे ख्याल में फेस का भी कुछ मैंने सुना है, कपिंग होती है जी, कपिंग, फेस लिफ्ट, नेचुरल फेस लिफ्ट किए जाते हैं, फेशियल एक्यूपंक्चर यहाँ पे किया जाता है, फॉर नेचुरल ग्लो ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं यहाँ पे, जिसके अंदर एक्यूपंक्चर कपिंग के साथ। मेरे ख्याल में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही आए और जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपसे ही लें जी। कोशिश की, क्योंकि देखो वेद चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वेद है, चाहे यूनानी तिब है, सर से पांव तक हर बीमारी का इलाज किया जाता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर किया जाता है। जब ओवरऑल हेल्थ आती है तो फिर हम ये बीच में आजकल जिस तरह लोगों की डिमांड होती है, दे वांट अ नेचुरल फेस लिफ्ट। कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो नहीं बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जाना चाहती, तो दे आर माय रेगुलर क्लाइंट्स जो कि महीने में 1 से 2 बार आके अपना एक्यूपंक्चर कराती हैं और नेचुरली दे फील हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। और इवन बाल अगर आपके गिर रहे हैं, बालों का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, जिस तरह एलोपेशिया है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको बाल चढ़ बोले जाते हैं, उसका भी एक्यूपंक्चर प्लम निडल थेरेपी दी जाती है। प्लम निडल, उसके अंदर 5 से 6 निडल्स एक ही होती है और उसकी टैपिंग की जाती है अलोंग विद हर्ब्स
और अगेन जो मैंने शुरू में बताया था, वी फाइंड द डेफिशिएंसी, एक्सेस को निकाला जाता है एंड लेट द बॉडी हील। इवन विटामिन्स की, अगर जैसे विटामिन डी की आजकल काफी लोगों को कमी है, वो भी आपको आइडिया हो जाता है। ऑब्वियसली देखिए, नब्स मुख्तलिफ चीजें बताती है। अब उसमें होता क्या है, हमारे यहाँ ना ईगो सिस्टम है। एक हकीम कहता है मेरे अलावा और कोई सही नहीं है। एक एलोपैथिक डॉक्टर या कंसल्टेंट कहता है कि हकीम गलत है या होम्योपैथिक गलत है। गलत कोई भी नहीं है। अब मेरे पास वो ट्रीटमेंट नहीं है। हिकमत में आपको विटामिन डी नहीं मिल सकती डायरेक्टली, तो भेज दो किसी न्यूट्रिशनिस्ट के। अगर आप पैरेलल लेके चले, और मेरे सेंटर का नाम है इनकलाब भी इसीलिए, मेरे पैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी डॉक्टर्स हैं, साथ में जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, मेरी एक बहन है। हम सब मिल के क्या काम करते हैं, दे नो। अब एलोपैथिक में भी डॉक्टर्स की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और थोड़ा सा उनका कहते हैं हर्ब्स पे एतमाद भी है। खुद से प्रिस्क्राइब करने बजाय मैं आपके चैनल की तवज्जुह से डॉक्टर हजरात से कहूंगी कि किसी अच्छे तबीब को रेफर कर दें। तबीब से कहेंगे कि अच्छे मेरे डॉक्टर ने भी, जब मैं सर्वाइकल के लिए गई तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि आप इस तरह की ट्रीटमेंट लें। फिर मुझे मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं आपसे ही इस चीज का वो कर लूं। इसी तरह प्रियंका जो है ना, मैंने कहा ना अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए, अब एक बंदा है जिसको अपेंडिसाइटिस है, उसके अपेंडिक्स फटने वाली है, दर्द हो रही है, उधर हकीम होम्योपैथ कुछ नहीं कर सकता, उसको फौरन रेफर कर दे। इसी तरह एक बच्चा है जिसको अस्थमा के बार बार एलर्जिक अटैक्स आ रहे हैं, और वो इनहेलर और सब कुछ ले रहा है, और महीने में 2 से 3 बार एंटीबायोटिक ले रहा है, तो एक एलोपैथिक डॉक्टर को चाहिए फौरन एक्यूपंक्चरिस्ट के भेजे। अब पैरेलल लेके चले तो बहुत अच्छे रिजल्ट गाइड करने वाला कोई नहीं है, और डॉक्टर्स तो बिल्कुल एलोपैथिक डॉक्टर बिल्कुल नहीं कहते। देखिए, अगर उनको पता लग जाए ना कि कहीं अच्छा काम हो रहा है, देन दे डू रेफर। मैं ये नहीं कहूंगी, अब मैं ई शफा के ऊपर कुछ डॉक्टर से राब्ते में हूँ, वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं। इसी तरह मेरी बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, अब तो फ्रेंड्स हो गई हैं इतनी जबरदस्त, वो उनको मैं अपने केसेस रेफर करती हूँ। ऑब्वियसली अगर मेरी ट्रीटमेंट से कंसीव कर गया तो मैं डिलीवर तो नहीं करा रही ना, आई नीड अ प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट। तो हम एक पैनल के तौर पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं और पिछले 20 साल से कर रही हूँ ऐसा काम। अच्छा, लोग गाइड नहीं करते, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो नहीं बताते कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप मुझे देखो, इसमें मैं कहूंगी कि जिनको अवेयरनेस है वो डेफिनेटली बताते हैं। मेरे पैनल के ऊपर हमारे इनकलाब के साथ मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिस्ट, फैमिली फिजिशियंस हमारे साथ हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ। क्या करती हूँ कि अगर मेरी डोमेन एक सर्टेन डोमेन है, कंसीव करा दिया, अब आगे उसके चेकअप एक गायनी की डॉक्टर ने करने, और मैं कहूँ कि मैंने ये सब कुछ करना है तो मैं नहीं कर सकती, मैं उनको रेफर कर देती हूँ। ऐसे ही हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, खासतौर पे चंद एक ई शिफा के डॉक्टर्स भी हैं कि जो मुझे रेफर करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अब एंटीबायोटिक दे दे के बच्चे की हेल्थ खराब हो गई है, वहाँ एक्यूपंक्चर का काम आएगा एस्थमा के अंदर। सो अगर हम ये मिल के काम करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स को जहाँ समझ नहीं आता तो वो फौरी तौर पे किसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले को रेफर करें। को मसीहा कहते हैं, तो मसीहा ही करें, वो लोगों को सही गाइड करें, और बाकी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो वो सही लोगों को गाइड करें। मैं खुद सबको कहती हूँ, देखो एच पाइलोराई आजकल हर किसी को है, ऑलमोस्ट किसी, हर समझो 10 में से 6 लोगों को तो एच पाइलोराई का इशू होगा, उल्टी, वॉमिट, फलान सब कुछ हो रहा है, पेट दर्द है। अब अगर वो एक्यूट फेज में है तो उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है। वहां मैं अगर बीइंग हकीम कहूँ कि नहीं ये छोड़ दो और बस तुम सिर्फ ये करो, तो मैं उसके साथ ज्यादती करूंगी। सो मेरी जो पैनल पे 7 डॉक्टर्स हैं, हम कहते 14 दिन उनकी दवाई, अगले 40 दिन मेरी दवाई, फिर वो कभी एच पाइलोराई वापस नहीं आता। जबकि एलोपैथिक में एक दफा हो गया तो उसके साथ जीना सीखना है। बिल्कुल, जब आप हर्ब्स को बीच में डाल लेते हो तो 40 दिन के बाद वो कभी आपको नहीं दोबारा तंग करता। इस तरह, सॉरी आपकी बात करें, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी ईमान। आपका जो तरीकाकार है कि पहले चेक करना, जब मैं आपके पास आई तो आपने वो नीडल्स लगाई कि मैं आपका केस लूं या ना लूं, आपने कहा मैं आपका केस ले रही हूँ, तो वो एक क्या तरीकाकार है, आपको कैसे अंदाजा होता है? देखो, मैंने बताया ना, अल्लाह ने एक कंप्लीट मशीन बनाई है। मैं चेक करना चाह रही थी आया ये आपके सर्वाइकल का इशू है या ये कानों का इशू है। तो मैंने आपके बाजू पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो सर्वाइकल को रिलेट कर रहे हैं, मैंने वो प्रिक करके देखा तो कुछ सेकंड के लिए आपके चक्कर रुक गए। अब मुझे एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे अल्लाह ने बता दिया, क्योंकि उसने ये पॉइंट्स बनाए। इसी तरह कमर दर्द के मरीज आते हैं और मुझे डिफाइन करना है कि वो थोरेसिक एरिया की दर्द है, वो लंबर एरिया की दर्द है, या वो दर्द जो है वो ट्रेवल राइट लेफ्ट कर रही है, तो वो किडनी की पेन तो नहीं है।
तो मैं बाजू पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लूंगी, जो लंबर सेक्रल रीजन के पॉइंट होंगे, तो मैं कहूंगी अच्छा आपकी L4, L5 और S1 में प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पूरे बाजू पे सर्टेन पॉइंट्स दिए हैं जो आपकी पूरी स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो तरीकाकार इतना बेहतरीन है कि हमें फिर एक्सरे की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। जहां मैं टेस्ट कराती हूँ, और डेफिनेटली मैं टेस्ट कराती हूँ, वो क्यों कराती हूँ, क्योंकि मुझे तो कंफर्म हो गया, आने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैंने ठीक डायग्नोसिस किया, जबकि मैं उसको कह रही हूँ कि तुम्हें मुझे लगता है पुराना टाइफाइड है या एच पाइलोराई है, और वो कोई सिम्टम उसकी दे नहीं रहा, वो सिम्टम दे रहा है एंजाइटी और डिप्रेशन की। सो वो मेरी कहना तब तक नहीं मानेगा जब तक उसको कागज पे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सो मेरे लिए इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जितनी भी है ना, वो इनर ऑर्गन डिसफंक्शन के लिए। कोई खौफ के साथ आए मेरे पास, तो मेरे लिए वो किडनी का पेशेंट है, उसकी किडनी ब्लैडर में क्या हुआ है, मेरा पहला सवाल ये होगा। उसको पुराना यूटीआई तो नहीं रहा, ये होगा। उसको फोबियाज है, ओसीडी, ये चीजें ऊपर नीचे रखता है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा देखो इसके यूट्रस का कोई इशू तो नहीं है, इसका प्रोस्टेट एनलार्ज तो नहीं है। हमारी इमोशनल बॉडीज हैं, और हमारी इमोशंस हमारी बॉडीज हमारे ऑर्गन से लिंक असरअंदाज होती है, बिल्कुल असरअंदाज भी होती है, और ये अलार्म सिस्टम भी है। मेरे लिए ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, अल्लाह की तरफ से बनाए हुए अलार्म सिस्टम है। किसी को डिप्रेशन होगा ना शदीद, तो मैं फौरी तौर पे ढूंढने की कोशिश करूंगी कितना पुराना कब्ज का मरीज है, इसको बवासीर तो नहीं है, इसने कोई ग्रीफ होल्ड तो नहीं किया, अगर किया है तो क्या इसका ब्रेथ वर्क पूरा नहीं है। तो अब इलाज क्या होगा ग्रीफ और डिप्रेशन का? सांस का प्रॉपर लेना, मैंने ये देखना है क्या उसका सांस पलट तो नहीं गया, उल्टा सांस लेने तो नहीं लग गया। अब सांस सीधा करते करते जब तक मैं आंत नहीं साफ करूंगी, मैं उसका डिप्रेशन नहीं निकाल सकती। इसी वजह से जब आप साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट में जाते हो तो एंटी डिप्रेसिव खा रहे हो, स्लो तो हो रहे हो, रिकवर नहीं हो रहा। सो रिकवरी के लिए आपको इंटरनल ऑर्गन को, फंक्शन को ठीक करना जरूरी है। इसी तरह आपका ऑरा है, आप ऑरा को देख के भी आपको अंदाजा हो जाता है। देखिए ऑरा ची या एनर्जी जो है ना, वो आप महसूस करते हो थ्रू नर्व्स। उसी की बात करें कि अंदर का मौसम जांचना बहुत जरूरी है। आप मिट्टी के बने हो, कुरान कहता है मैंने तुम्हें खनकती मिट्टी से बनाया, कहीं कहा दिया मैंने गुंदी हुई मिट्टी से बनाया। अब इस मिट्टी में हर चीज थी वो आपके पास है। मिट्टी में आयरन थी आपके पास है, मिट्टी में कैल्शियम थी आपके पास है, मिट्टी में मैग्नीशियम थी आपके पास है, हर एलिमेंट इवन क्रोमियम है आपके पास है। बिल्कुल। तो मिट्टी में तो मौसम भी थे। इवन साइंस अब बता रही है कि भी इंसान बनाया गया, बाहर के जो सितारे थे उनकी मिट्टी से बनाया गया है, और कुरान पाक ने 14 साल अब आप देखो उस मिट्टी में जहाँ ये एलिमेंट्स थे वहीं पे मौसम भी है, तो आप उस मौसम को अपनी बॉडी से अलग नहीं कर सकते। एक कन्वेंशनल मेडिसिन अगर मौसम नहीं मानती तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस बनाने वाले ने वो मौसम नहीं बनाए। उन मौसमों का नाम है वाता, पिता, काफा, ये आयुर्वेदिक नाम है। यूनानी तिब में कह देंगे तो उजलाती, गुद्दी और असाबी लोग, ठीक है। इसी तरह आप 5 एलिमेंट थ्योरी है, वो भी अंदर के मौसम है। तो मौसम तो एग्जिस्ट करते हैं, उनको पढ़ना सीखना चाहिए। सब इंसानों के डिफरेंट मौसम हैं, बिल्कुल उनके मिजाज, उनके अंदर का मौसम। एक मौसम आपका मिजाज डिफाइन करता है। अगर कोई वाता है, खुश्की का मरीज है, तो मेरे सामने उसकी कहानी ही खुल जाएगी। लोग ये कहेंगे ओह ये आपको कैसे पता लगा? क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, कोई मक्कल नहीं होते किसी के पास, ठीक है। इट्स प्रॉपर साइंस। पीपल थिंक कि कोई मक्कल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक प्रॉपर साइंस है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अब वाता पर्सनालिटी लीन होगी, छोटा फ्रेम होगा, कर्ली बाल होंगे, बेचैन होंगे, इधर से उधर मल्टीटास्किंग होंगे, तो उनकी बीमारियां क्या होंगी? उनको स्किन इश्यूज होंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उनको सर दर्द रहेगा, उनको डिप्रेशन होगा, उनको ग्रीफ होगा। इसी तरह पिता पर्सनैलिटी है, वो बॉसी लोग होंगे, वो ऑर्डर देके काम कराने वाले होंगे, काम कर नहीं सकते, वो एकदम से फ्लेयर अप होने वाले लोग होंगे, झाग की तरह का गुस्सा होगा, रिग्रेट्स के साथ गुस्सा आएगा, एंगर उनका इशू होगा, तो उनका क्या होगा? लिवर उनका फैटी होगा, यूरिन में उनके इन्फेक्शन होगी, नाभ से नीचे मसाइल होंगे, या फिशर हो जाएगा, या यूटीआई हो जाएगा, या प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। इसी तरह काफा, ये वलियों के पल वाले लोग होते हैं, इनका बॉडी फ्रेम बड़ा होता है, गोल आंखें, पतले लंबे बाल, खूबसूरत स्किन, हम इनको देखते कहते हैं ये वली अल्लाह है। उनको क्या होगा? उनको हमेशा स्ट्रक्चर डिफॉल्ट आएगा, अर्थराइटिस उनमें होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, सेलुलाइटिस। तो हर मौसम मुख्तलिफ बीमारी और मिजाज लेके आता है। उस मिजाज को हमने खुराक से बदलना और
बैलेंस करना और हर्ब से। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गया शुगर पे। जी तो बिल्कुल वो ऐसा है। शुगर का मुझे बताइए क्यों इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम हमारी खुराक का अननेसेसरी issue कार्ब्स है। लेने शुरू कर दिए हैं, हम स्टेगनेंट लाइफस्टाइल पे चले गए हैं। पहले जमाने में खवातीन डोरी डंडे से ही हाथ चला हाथ लेती थी, करती थी। अब हर चीज ब्लेंडर और मशीन में चली गई है। हमारी मूवमेंट नहीं है, हमारे अंदर हमारी कौम बहैसियत कौम हमारा उठना जागना खराब हो गया। पहले किसी जमाने में रात 9 बजे के बाद जागने वालों को बुरा समझा जाता था, अब वो मॉडर्निज्म नहीं है। अगर आप नाइट तक नहीं जाते तो आपका जो आप नेचर से जो निकल आए हैं ना, ये मेन रीजन है इसका। और उसके लिए आपको दोबारा नेचर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अपने आप को ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, यानी सूरज के हिसाब से उठने और सोने की तरतीब को सही करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कार्ब्स को बॉडी में कम कर दें और रीजन और सीजन की खुराक खाएं। इससे कंट्रोल किया जा सकता है। रीजन और सीजन की खुराक क्या होती है? अगर इस मौसम में भिंडी है लेकिन ये मौसम मटर का नहीं है, आपको मटर मिल रहा है, आप ना खाओ क्योंकि आपको पता है वो सर्दियों का। जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो मौसमी फल हैं वो इस्तेमाल करें। तो हम जब मौसम से निकल गए हम तब बड़ी बड़ी बीमारियों में चले गए। इतनी सी बात है। तो अपने मौसम, अपने रीजन, अपने सीजन का खाएं। अब वो एक थ्योरी आई थी कोकोनट ऑयल की जी, कीटो डाइट के नाम पे लोगों ने बेड़ा गर्क कर लिया। मेरे पास इतने पेशेंट्स आए जो नेजल ब्लीडिंग, एनल ब्लीडिंग, यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ है। हुआ क्या जी? कीटो डाइट थी, आपने कोकोनट ऑयल पिया था। अब कोकोनट ऑयल सुपर फूड है, अच्छा है, उसके बहुत फायदे, लेकिन कहाँ? जहाँ वो पैदा होता है कोस्टल एरियाज में। पंजाब में सरसों पैदा होता है तो यहाँ सरसों का तेल है, यहाँ गाय का घी है, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप ऑलिव ऑयल नहीं ले सकते, वो सहराई तेल है। तो हर एक रीजन का, सीजन का खाने शुरू करें तो उसमें शफा। ऐसा ही कह रही हैं आप, बिल्कुल। और ये एक प्रॉपर साइंस है जिसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप देखिए इम्यूनिटी जितनी आपके देहात में है, जितने आपके उन लोगों में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वहाँ पे बच्चे सर्दियों में नंगे फिर रहे लगती। ऐसा क्योंकि उनके पास खाने को बस वही है जो वाफिर मिकदार में मिल रहा है। उस मौसम की सब्जी, कद्दू सस्ते होंगे वो कद्दू पकाएंगे, वो सस्ता तरीन फल सब्जी खाएंगे। इसका मतलब है उनकी इम्यूनिटी रेस, क्योंकि अल्लाह मियां पैदा ही वाफर वो करता है जो उस सीजन में जरूरत होती है। सही कह रही हैं। हम खाते वो हैं जो महंगा हो। मेरी छोटी सी टिप होगी, खाना वो शुरू करें जो आपके रीजन, आपके सीजन में सबसे सस्ता नजर आ रहा है। वो खाली खाएं नहीं, खाएं, लगाएं, इस्तेमाल करें। आप कहोगे वो कैसे? केला किसी सीजन में नजर आता है ना, हर रेड़ी पे केला नजर आएगा, तो वो केला खाओ, छिलका लगाओ, छिलके से दांतों का पेस्ट बनाओ। मतलब उस केले पे आप YouTube बजाय ये सर्च ना करें नया टोटका क्या है, आप मौसम का फल पकड़ के कहें कि इसकी क्या क्या चीजें बन सकती हैं। आप अपनी स्किन की भी उससे बनाएं, आप अपने दांतों का भी उससे बनाएं, आप उसको खाने के लिए भी बनाएं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल को इनहेंस करें और अपने पुराने जो आयुर्वेद में है और उन सब चीजों को हम अपनी लाइफ में लेके आए तो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह इल्म का समंदर है और अभी बहुत कुछ है पूछने के लिए, जानने के लिए। लेकिन कभी भी जब भी कहोगे तो हम डिजीजेस के ऊपर अलग से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं बस आप समझे आपकी स्टूडेंट हूँ तो ये है कि आपने मुझे प्रॉपर टाइम देना है और आपके, क्योंकि बाहर काफी पेशेंट भी आए हुए हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सो नाइस ऑफ यू, आपने इतना टाइम निकाला और अल्लाह ताला आपको अजर दे। और जैसे आप लोगों की जिंदगियों में इनकलाब ला रही हैं, बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमारे लिए दुआ करें। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का जरूर इजहार करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह।